अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने साइक्लिक वोल्टामेट्री की जो टेक्निक है उसको डिटेल में स्टडी किया था। अब कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहली चीज़ तो है कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मैंने आपको जब भी बताया था, जब मैं आपको पोलरोग्राफी की डिटेल बता रहा था। तो होता यह है कि साइक्लिक वोल्टामेट्री हमेशा उस स्पीशी की जाती है जो डिफ्यूजन के थ्रू इलेक्ट्रोड की सरफेस तक पहुँचे। अब हो क्या सकता है जनाब, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारे पास साइक्लिक वोल्टामेट्री में, उस सेल में तीन तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं। यानी अगर हम एक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये अगर हम समझें हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड है मिसाल के तौर पे, तो इस वर्किंग इलेक्ट्रोड की सरफेस तक ये जो एनालाइट के आइंस हैं ये तीन मैकेनिज्म्स के थ्रू आ सकते हैं। या तो इनमें हो सकती है कन्वेक्शन, या तो इनमें हो सकती है माइग्रेशन, या फिर इनमें हो सकती है क्या, डिफ्यूजन। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि जो भी एनालाइट के आइंस हैं वो इलेक्ट्रोड की सरफेस तक किसी मैकेनिकल फोर्स के थ्रू पहुँचे। यानी हम सॉल्यूशन को स्टिर कर दें, या सॉल्यूशन को अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड कर दें, या किसी भी मैकेनिज्म, किसी भी मैकेनिकल वे से हम एनालाइट के आइंस को इलेक्ट्रोड की सरफेस तक लेकर जाएं। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है माइग्रेशन, यानी कि ये इलेक्ट्रोड के ऊपर हम कोई ना कोई, वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज जनरेट करेंगे। जो भी चार्ज जनरेट करेंगे, लेट्स से इफ द चार्ज इज़ पॉजिटिव, तो जो काउंटर आइंस हैं, नेगेटिव आइंस हैं, वो इसकी जानिब अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोड की जानिब आना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो मूवमेंट ऑफ आइंस होती है उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। और थर्ड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर किसी एरिया में आपके एनालाइट के आइंस की कमी है और आपके बल्ब के अंदर एनालाइट ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं, तो वो ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ मूव कर जाएंगे। इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब इसकी साइक्लिक वोल्टामेट्री में डिफ्यूजन को किस तरह डिफाइन करते हैं? जैसे इलेक्ट्रोड की सरफेस है, यहाँ पे आपके एनालाइट के आइंस होंगे, एक डबल लेयर बनाई हुई होगी। अब जैसे ही ये एनालाइट का आइन, मिसाल के तौर पे ये रिड्यूस होता है, तो जब ये रिड्यूस होगा तो इसकी जगह एक वैक्यूम आ जाएगा, क्योंकि अब ये वो आइन नहीं रहा जो पहले था। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैटाइन था तो अब वो नहीं रहा, अब इस पॉजिटिव कैटाइन की जगह खाली हो गई है, तो बल्ब में से एक पॉजिटिव कैटाइन आएगा और वो इसकी जगह फिल कर देगा। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। साइक्लिक वोल्टामेट्री में कन्वेक्शन और माइग्रेशन को अवॉइड किया जाता है। कन्वेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किसी स्टेबल सरफेस पे रख देते हैं जो कि वाइब्रेशन फ्री हो। जैसे आप बड़ा सा एक ब्लॉक लेके आए हैं संगमरमर का, उसके ऊपर आप रख दें इंस्ट्रूमेंट अपना, ठीक है, वाइब्रेट ना करे वो ज़्यादा, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे वाइब्रेशंस कम से कम हो, जनरेटर से दूर हो और कम से कम वाइब्रेशंस फील करें। माइग्रेशन को कम करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डाल देते हैं जो उस पोटेंशियल पर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होता जिस पोटेंशियल पर आपके एनालाइट को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना होता है। उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल एनालाइट से बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि जब आप एनालाइट के अलावा एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ना, ये सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इस माइग्रेशन को किल कर देता है। अब क्या होगा कि तमाम के तमाम जो आइंस हैं वो एक साथ इलेक्ट्रोड की सरफेस पे नहीं जा सकते, क्योंकि अब इस सेल के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहाँ पे आप साइक्लिक वोल्टामेट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे, वहाँ पे माइग्रेशन को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कंसंट्रेशन आमतौर से 100 टाइम्स ज़्यादा रखी जाती है। अब सेकंड चीज़ क्या है? पोटेंशियल विंडो। पोटेंशियल विंडो का मतलब ये होता है कि आप साइक्लिक वोल्टामेट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके परफॉर्म करने के नतीजे में आपको एक शेप मिलती है। अब ये जो साइक्लिक वोल्टामेट्रिक एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है, इसमें जिस पोटेंशियल से आपने शुरू किया और जिस पोटेंशियल तक आपने इस एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर दिया,
मिसाल के तौर पे 0 वोल्ट से शुरू किया था, ये 1.2 वोल्ट है। तो जिस वोल्टेज के दरमियान आप काम कर रहे होते हैं इसको हम कहते हैं पोटेंशियल विंडो। अब ये जो पोटेंशियल विंडो है ये इंतहाई अहम होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। मिसाल के तौर पे आपके एनालाइट का जो रिडक्शन पोटेंशियल था या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, अगर हम कह रहे हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये है मिसाल के तौर पे 0.8, और आपने पोटेंशियल विंडो सेट की हुई है 0 से 1.2, तो आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस वोल्टेमोग्राम में देख सकेंगे। लेकिन अगर आपके एनालाइट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट और आपने पोटेंशियल विंडो सेट की हुई है 0 वोल्ट से 0.6 वोल्ट्स, तो फिर आप इसकी पीक नहीं देख सकेंगे, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आपकी उस वक्त की पोटेंशियल विंडो से बाहर था। अब ये जो पोटेंशियल विंडो है, जिस वोल्टेज के दरमियान आप इसको स्कैन कर सकते हैं, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है कि जनाब आप वोल्टेज को किस हद तक स्कैन कर सकते हैं। यानी 0 वोल्ट से लेकर कितने वोल्ट तक आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है इसमें वो ये होता है कि आपका जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट आपका आपके रेडॉक्स पोटेंशियल से ज़्यादा आगे जाके ऑक्सीडाइज से रिड्यूस हो। यानी अगर आपके सॉल्वेंट आपने ऐसी पोटेंशियल रेंज रख दी कि जिसमें आपका सॉल्वेंट ही ऑक्सीडाइज हो गया या सॉल्वेंट ही रिड्यूस हो गया, तो फिर आप वो पोटेंशियल यूज़ नहीं कर सकते अपने इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसमें होती है वो होता है आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। आपकी जो पोटेंशियल विंडो है ये आपके सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे आपने सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया और इस सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की अपनी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थी वो 1.1 वोल्ट थी, तो अब आप चाह कर भी 1.1 वोल्ट के आगे स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही 1.1 वोल्ट आएगा आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट खुद ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन आपके एनालाइट की कंसंट्रेशन से लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो आपको सिग्नल कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का सिग्नल मिलेगा। तो आपके सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का जो भी रिडॉक्स पोटेंशियल है वो भी आपकी पोटेंशियल विंडो को लिमिट कर देता है, उसको एक ख़ास महदूद कर देता है। तीसरी चीज़ होती है आपका इलेक्ट्रोड। आप कोई ऐसा वर्किंग पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जिस पर आपका इलेक्ट्रोड ही आयनाइज होना शुरू हो जाए। आपने कोई पोटेंशियल स्कैन किया, पता चल रहा है वो एनालाइट की बजाय आपका इलेक्ट्रोड ही आयनाइज हो गया, तो दैट शुड नॉट बी द केस। चौथी चीज़ इसमें जो है वो है आपका सेल कंपार्टमेंट। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिस चीज़ से मिलकर बना है वो चीज़ भी पोटेंशियल विंडो के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर इस सेल का मटेरियल ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, हो सकता है कि आपके एनालाइट के आयंस के साथ साथ इस सेल के कुछ फ्रैगमेंट्स इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जाके अपना सिग्नल दे दें, जो कि एरर क्रिएट करेगा आपके एनालाइट की रीडिंग के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल विंडो डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल विंडो एक्चुअली बाय द डेफिनेशन is the voltage range in which you can scan your analyte for oxidation or reduction। तो ये इसकी सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन है। अब एक और इसमें जो इश्यूज आते हैं साइक्लिक वोल्टामेट्रिक एक्सपेरिमेंट में वो ये होते हैं कि जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी स्पीशी की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी स्पीशी इंटरफेरेंस फेस करती है डिज़ोल्व ऑक्सीजन से। होता क्या है कि जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल बना देती है एट राउंड अबाउट 0.5 नेगेटिव 0.5 वोल्ट पे। तो ये जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल है ये आपके एनालाइट की डिटेक्शन में इंटरफेरेंस कॉज करता है। तो अब आप क्या करें, इस डिज़ोल्व ऑक्सीजन को, अगर आप एक्वस मीडियम में काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादातर हम लोग एक्वस मीडियम में काम कर रहे होते हैं, तो एक्वस मीडियम में काम करने की वजह से
अब पानी के अंदर तो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, हमें सबको पता है, जब तो ये मैरीन लाइफ है, जब तो मछलियाँ ज़िंदा होती हैं। तो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, अगर वो इंटरफेरेंस कॉज करती है तो उस इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं, या नाइट्रोजन पर्जिंग कर दें या आर्गन पर्जिंग कर दें। कोई भी इनर्ट गैस आप सिस्टम में बबल करा दें, जिसको बबल कराने की वजह से आपके सिस्टम में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो डिस्प्लेस हो जाती है इनर्ट गैसेस के साथ, और इस तरह से क्या होता है कि आपके सिस्टम में से ऑक्सीजन निकल जाती है जो इंटरफेरेंस कॉज कर सकती है। इसके लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना होता, आपकी एक नोजल होती है, इस नोजल में यहाँ पे आपका ट्रिगर या टैप लगा होता है, इसको आप सिलेंडर से जोड़ देते हैं। अब ये जो सिलेंडर है, तो यहाँ पे जो सिलेंडर से आपकी कोई भी इनर्ट गैस इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आएगी तो वो डिस्प्लेस कर देगी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर मौजूद जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको। तो यहाँ पे हमारी जो साइक्लिक वोल्टोमेट्री से रिलेटेड गुफ्तगू है वो ख़त्म हो जाती है। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो किसी भी हवाले से तो आप मैसेज आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।